हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो, इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से स्लो और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जहां कोई भी वर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम कमांड सेंटर की बात करेंगे, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। उसके बाद हम थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड को समझ लेंगे। नेक्स्ट अड्रीनल ग्लैंड और पैनक्रियाज की बारी आएगी, और हम ये भी देखेंगे कि हार्मोन्स आखिर काम कैसे करते हैं। और लास्ट में हम फीडबैक मैकेनिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम एक ही ग्लैंड की डिटेल्स में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो इस पूरे सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्मोन। अब ये हार्मोन्स होते क्या हैं? ध्यान से समझो। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें कोई न्यूट्रिशन या एनर्जी नहीं होती, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स में होती है। इनका काम है इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करना, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज या सिग्नल ले जाना। और सबसे ज़रूरी बात, ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अब देखो, हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इनके बीच का डिफरेंस बहुत सिंपल है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, यानी इनमें कोई पाइप या ट्यूब नहीं होती। ये अपने हार्मोन्स को सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू इनके सिक्रीशंस जैसे एंजाइम्स या म्यूकस एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा बनाता है। चलो अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के मास्टर कमांड सेंटर की, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। आप इनको ऐसे समझो जैसे ये सिस्टम के सीईओ और उसके टॉप एग्जीक्यूटिव है, जो मिलकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? ये हमारे फोर ब्रेन के एक हिस्से डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में होता है। इसके अंदर स्पेशल न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। अब ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, जैसे जीएनआरएच, जो पिट्यूटरी को कहते हैं कि हार्मोन रिलीज करो। और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जैसे सोमैटोस्टैटिन, जो पिट्यूटरी को कहते हैं कि अब रुक जाओ। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। अब आते हैं पिट्यूटरी के पहले हिस्से पर, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन जीएच बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रोलैक्टिन पीआरएल मिल्क फॉर्मेशन के लिए, टीएसएच जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एसीटीएच जो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। और आखिर में आते हैं एलएच और एफएसएच, जो गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स की। इसमें दो मेन हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के टाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है वैसोप्रेसिन, जिसे एडीएचपी कहते हैं। ये किडनीज में वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनते हाइपोथैलेमस में हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो बस उन्हें स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। चलो अब कमांड चेन में थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं उन ग्लैंड्स की जो हमारे गले और चेस्ट एरिया में होते हैं, यानी थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। ये तीनों मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम बैलेंस और इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। थायराइड हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो ट्रकिया यानी विंड पाइप के दोनों तरफ होता है। ये दो मेन हार्मोन्स बनाता है, T4 और T3, और इनको बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को रेगुलेट करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टीसीटी, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को कम करता है। इसीलिए इसे हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिनको पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, यानी पीटीएच। और पता है, ये टीसीटी के बिल्कुल उल्टा काम करता है। पीटीएच एक हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन है,
मतलब ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो TCT और PTH दोनों मिलकर हमारी बॉडी में कैल्शियम का परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। अब आते हैं थाइमस ग्लैंड पर। ये हमारे लंग्स के बीच में स्टर्नम के ठीक पीछे होता है। ये थाइमसिन्स नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है जिनका टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में बहुत बड़ा रोल होता है। टी लिम्फोसाइट्स एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए जरूरी हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये ग्लैंड धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। चलो अब एक और छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करते हैं, द पाइनियल ग्लैंड। ये फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पर होता है। ये एक बहुत फेमस हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हमारी बॉडी की 24 घंटे की रिदम को, जिसे डायर्नल रिदम कहते हैं, रेगुलेट करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे सोने जागने के साइकिल को मेंटेन करती है। ये मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब हम दो और बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स और पैंक्रियास। एक हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करता है और दूसरा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, और दोनों ही जीने के लिए क्रिटिकल हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमारी हर किडनी के ऊपर एक कैप की तरह बैठा होता है। इसके दो पार्ट्स हैं। बाहर वाला हिस्सा है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। कॉर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। एक और हार्मोन ऑल्डोस्टेरोन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। अंदर वाला हिस्सा है एड्रीनल मेडुला। ये इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिन्हें फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस वाली सिचुएशंस के लिए तैयार करते हैं। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस हैं। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो दो मेन हार्मोन्स रिलीज करता है। बेटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन जो हाइपोग्लाइसीमिक है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन जो हाइपरग्लाइसीमिक है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों मिलकर एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट करते हैं ताकि हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में बना रहे। तो हमने ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में तो सीख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये हार्मोन्स अपना मैसेज सेल्स तक पहुंचाते कैसे हैं। इस सेक्शन में हम इनके काम करने के तरीके को, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझेंगे। हम हार्मोन्स को दो मेन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले है पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन। ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए ये सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड करते हैं और अपना सिग्नल अंदर भेजने के लिए एक सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी क्लास है स्टेरॉयड हार्मोन्स की, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये आराम से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। तो चलो एक पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि FSH के एक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, हार्मोन जो कि प्राइमरी मैसेंजर है सेल मेम्ब्रेन पर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। स्टेप 2, इस बाइंडिंग से सेल के अंदर एक सेकेंड मैसेंजर जैसे कि CAMP जनरेट होता है। स्टेप 3, ये सेकेंड मैसेंजर फिर एक पूरी चेन या कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देता है। और स्टेप 4, इसका फाइनल रिजल्ट एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ। एक स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट होता है। स्टेप 1, हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर डिफ्यूज हो जाता है। स्टेप 2, ये सेल के अंदर आमतौर पर न्यूक्लियस में एक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। स्टेप 3, अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सीधा DNA से जाके बाइंड करता है। स्टेप 4, इससे जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और नए प्रोटीन्स का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। और स्टेप 5, इसका रिजल्ट होता है एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे कि टिश्यू ग्रोथ। तो हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि बॉडी हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल कैसे करती है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब ये कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है तो क्या होता है, कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स के जरिए। हमारी बॉडी में ज्यादातर हार्मोन्स एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। इसे एक AC के थर्मोस्टैट की तरह समझो। जब कमरा ज्यादा गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टैट AC को ऑन कर देता है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो AC को बंद कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जब ब्लड में किसी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वही हार्मोन अपने ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अब और मत बनाओ। इससे ओवर सिक्रीशन रुक जाता है और बैलेंस बना रहता है।
अब चलो कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स देखते हैं जो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन यानी कम सिक्रीशन हो तो उससे प्यूट्रिटरी ड्वार्फिज्म होता है। अगर अडल्ट्स में इसका हाइपरसिक्रेशन यानी बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो तो उसे एक्रोमेगली होता है, जिसमें फेस डिसफिगर हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन कम बने तो उससे गॉइटर हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड सूज जाता है। और अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो तो उससे डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसका मेन सिम्टम है हाई ब्लड शुगर। तो ये था हमारा ब्रेकडाउन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। अगर आप सब क्लियर हो गया है तो रिवाइज जरूर करना। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सिग्नल्स और रिस्पॉन्सेज का, और जैसा कि हमने देखा बैलेंस ही सब कुछ है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचो क्या होगा अगर हमारी बॉडी के इस केमिकल मैसेजिंग सिस्टम में कोई ऑफ स्विच ही ना हो। लगातार सिग्नल्स, लगातार रिस्पॉन्सेज, इसका नतीजा तो बस केओस ही होगा। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि रेगुलेशन कितना जरूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।